कहानी की शुरुआत में हमें अंतरिक्ष में एक भटका हुआ स्पेस कैप्सूल नजर आता है जो कि काफ़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहा होता है। इसके बाद हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देखते हैं जहां 6 एस्ट्रोनॉट की एक टीम स्पेस में जीवन की मौजूदगी को लेकर रिसर्च कर रही होती है। दरअसल ये लोग तकरीबन 6 महीने से एक मिशन पर काम कर रहे होते हैं जिसके तहत इन्हें मंगल ग्रह की मिट्टी का सैंपल जुटाना था ताकि ये लोग पता लगा सके कि मंगल ग्रह में जीवन मौजूद हो सकता है या नहीं। पर ये लोग जिस पिलग्राम कैप्सूल की मदद से मंगल ग्रह की मिट्टी का सैंपल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लाना चाह रहे होते हैं, वह कैप्सूल किसी मलबे से टकराकर अपनी निर्धारित दिशा से थोड़ा भटक जाता है। इस स्पेस क्रू के ही एक सदस्य जिसका नाम रोरी एडम्स होता है को उस पिलग्राम कैप्सूल को एक मैकेनिकल रिमोट आर्म से पकड़ने का काम दिया जाता है, जिसमें अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो वो कैप्सूल स्पेस स्टेशन से दूर आगे निकल जाएगा, जिसे पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा, जिससे महीनों से काम कर रहे इनके इस मिशन पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए उनके पास एक ही मौका होता है उस कैप्सूल को पकड़ने का। रोरी अपनी जान जोखिम में डालकर उस कैप्सूल को पकड़ने के लिए स्पेस में चले जाता है और उसे कैच करने में कामयाब भी हो जाता है और सभी क्रू मेंबर में खुशी की लहर सी आ जाती है, क्योंकि महीनों से जिस मिट्टी के सैंपल को पाने के लिए ये लोग काम कर रहे थे वह सैंपल फाइनली इनके पास होता है। डॉक्टर ह्यू डेरी अपनी लैब में मंगल से लाई हुई उस मिट्टी के सैंपल की जांच कर रहा होता है। तभी उसे उसी मिट्टी के एक सैंपल में एक सिंगल सेल वाला जीव नजर आता है जो कि बिल्कुल एक अमीबा की तरह दिखाई दे रहा होता है, पर माइक्रोस्कोप से भी देखने पर वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा होता है। डॉक्टर ह्यूज उस चैम्बर का तापमान बढ़ाने को कहता है और डिफरेंट एनवायरनमेंट ट्राई करके उस सिंगल सेल जीव के रहने लायक वातावरण बनाने की कोशिश करने लगता है ताकि वो जीव कोई भी हरकत कर सके। कुछ देर बाद वो जीव हिलने लगता है। यह देखकर सभी क्रू मेंबर खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे पहले लोग होते हैं जिन्होंने पृथ्वी के बाहर किसी भी तरह के जीवन को खोजा होता है। इस मिशन की कमांडर कैटरीना पृथ्वी से टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा स्कूल के बच्चों के सवालों का जवाब दे रही होती है। ये बच्चे उस सिंगल सेल जीव, जिसे आमतौर पर एक एलियन भी कहा जा सकता है, के बारे में कई सारे सवाल पूछ रहे होते हैं। ये बच्चे अपने स्कूल के नाम पर ही उस जीव को केल्विन नाम दे देते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब तक का सबसे महंगा स्पेस स्टेशन होता है, जिसे बनने में लगभग 200 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च होता है। एलियन जीव केल्विन की खोज की इस खबर को पृथ्वी तक पहुंचने के बाद सभी क्रू मेंबर सोने के लिए अपने अपने स्लीपिंग चैम्बर में चले जाते हैं। अगला दिन ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पिलग्राम 7 मिशन का 12वां दिन होता है। केल्विन बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म होते जा रहा होता है। वो माइक्रोस्कोपिक लेवल से बढ़कर इतना बड़ा हो गया होता है कि उसे सामान्य आंखों से भी आसानी से देखा जा सकता था। उसका दिमाग और सेल्स भी काफ़ी तेजी से विकसित हो रहे होते हैं। उसे देखकर रॉरी ह्यूज से कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम बाप बन गए हो। सभी क्रू मेंबर अपने अपने कामों में लगे होते हैं। तभी शो मुराकमी सभी को अपने बाप बनने की खुशखबरी सुनाता है। दरअसल पृथ्वी पर उसकी वाइफ को बेटी हुई होती है और सभी क्रू मेंबर शो को बधाइयाँ देते हैं। दिन बीतते चले जाते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है। पर एक दिन डे 25 में लैब में खराबी के चलते अचानक से सायरन बजने लगता है। तभी मिरांडा और रॉरी, जो कि एक फाइट इंजीनियर होता है, फौरन वहां पहुंचते हैं। ह्यूज भी वहां पर आ जाता है। रॉरी उस टेक्निकल प्रॉब्लम को ठीक कर रहा होता है और इस गलती के लिए वह ह्यूज के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे समझाता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। उस लैब के अंदर जो जीव है, हमें तो ये भी नहीं पता है कि आखिर वो क्या है। इस बात पर मिरांडा कहती है कि ये कोई कंट्रोल एक्सपेरिमेंट नहीं है, हमें इस तरह की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दरअसल इस टेक्निकल खराबी के कारण केल्विन को जिस चैम्बर में रखा गया था, उसके एयर प्रेशर में आए सडन चेंजेस से कई हफ्ते के ग्रोथ और एक्टिविटी के बाद केल्विन अब पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाता है और ये लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और जिस पर ह्यूज तो कुछ ज़्यादा ही। केल्विन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है, पर इस बात को नज़रअंदाज करते हुए डिजीज़ कंट्रोल और प्रिवेंशन ऑफिसर होने के नाते मिरांडा को उस बॉक्स जिस पर केल्विन था और पूरे लैब को सेफ्टी के चलते सील करना पड़ता है। ह्यूज पैरों से हैंडीकैप होता है। जब मिरांडा स्ट्रेचिंग में उसकी मदद कर रही होती है, वो उससे कहती है कि सोचो हालात कितने बिगड़ सकते थे और फिर मुझे कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना पड़ता। जिस पर ह्यूज कहता है, हाँ, पर हर रिस्क किसी वजह से लिया जाता है।
सोचो केल्विन की वजह से हम लाइफ के बारे में कितना कुछ जान पाएंगे। हो सकता है कि वो कई लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर पाए। ये लोग केल्विन को उठाने के लिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने का डिसीजन करते हैं, जो कि सही भी साबित होता है। पर जैसे ही केल्विन उस इलेक्ट्रिक शॉक से होश पर आता है, वो बहुत ताकत के साथ ह्यूज का हाथ पकड़ लेता है और केल्विन उस इलेक्ट्रिक बॉन्ड को भी तोड़ देता है। केल्विन की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि ह्यूज अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पा रहा होता है। रॉरी उसकी मदद के लिए अंदर जाना चाह रहा होता है, पर मिरांडा उसे यह करने से मना कर देती है कि हमें क्वारंटीन मेंटेन रखना होगा। ह्यूज वहां से अपना हाथ निकालने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर तभी केल्विन उसका हाथ तोड़ देता है, जिसके कारण ह्यूज दर्द से चीखने लगता है। और यह देखकर डेविड रोरी को उसे बचाने के लिए अंदर जाने को कहता है, पर क्वारंटीन रूल को फॉलो करते हुए मिरांडा उन्हें यह करने से मना कर देती है। तभी वे लोग देखते हैं कि केल्विन ने ह्यूज का हाथ तोड़ दिया होता है और ह्यूज बेहोश हो चुका होता है। तभी उनकी नज़र उस चैम्बर से बाहर आ रहे ग्लोब पर पड़ती है, जहां से केल्विन बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। पर उसी वक्त सभी लोग ज़्यादा घबरा जाते हैं जब वे देखते हैं कि केल्विन उस ग्लोब को काटने के लिए बैंड का यूज़ कर रहा होता है, क्योंकि इस तरह से किसी जीव का सोच पाना कोई आम बात नहीं होती है। और देखते ही देखते केल्विन उस चैम्बर से निकलकर लैब पर आ जाता है। ये लोग देखते हैं कि केल्विन एक्सपेरिमेंट के लिए रखे हुए चूहे के पास चला जाता है और उसे पूरी तरीके से अपने अंदर समा लेता है। और यह देखकर सभी लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए रॉरी ह्यूज को लाने के लिए लैब के अंदर चले जाता है। वो ह्यूज को बाहर तो भेज देता है, पर उसके पैर पर केल्विन अचानक से लिपट जाता है। यह देखकर डेविड लैब का दरवाज़ा बंद कर देता है, क्योंकि वो केल्विन को लैब से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। रॉरी मिशन कमांडर से केल्विन को मारने की परमिशन मांगता है और हालात को देखते हुए वो रॉरी को परमिशन दे देती है। रॉरी उसे आग से जलाने की कोशिश करता है, पर केल्विन इससे किसी तरीके से बचकर रॉरी के मुंह से होते हुए उसके अंदर चला जाता है, जिससे कि रॉरी की मौत हो जाती है और सभी लोग सिवाय उसे देखने के कुछ भी नहीं कर पाते हैं। फायर हीट के कारण उस लैब का इमरजेंसी अलार्म ऑन हो जाता है। शू और कमांडर इसे ठीक करने के लिए कंट्रोल यूनिट में चले जाते हैं। मिरांडा देखती है कि केल्विन और भी बड़ा होते जा रहा होता है और अब केल्विन लैब से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है और वो एक एयर बंडर से होते हुए बाहर आ जाता है। और अब इनके लिए खतरा और भी ज़्यादा बढ़ गया होता है, क्योंकि अब केल्विन स्पेस स्टेशन में कहीं भी घूम सकता है। ये लोग रॉरी की बॉडी को गोल्डन फॉइल से वार्प कर रहे होते हैं और पृथ्वी पर कंट्रोल सेंटर से कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि इस सिचुएशन के बारे में वे उन्हें बता सके। लेकिन उनका कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरीके से ख़राब हो गया होता है, जिसे केवल बाहर से ही ठीक किया जा सकता है। इसलिए कमांडर कैट इस काम को करने के लिए खुद स्टेशन से बाहर जाती है। वो देखती है कि कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा हीट अप कर रहा होता है, क्योंकि उसका कूलेंट केल्विन ने खा गया होता है। वो जैसे ही ढक्कन खोलती है, केल्विन वहाँ से निकलकर उसके सूट पर आकर चिपक जाता है और उसे तेज़ी से जकड़ने लगता है। केल्विन सूट के कूलेंट सिस्टम को भी तोड़ देता है, जिससे कि सारा लिक्विड कमांडर कैट के हेलमेट में आने लगता है और इससे उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। सभी लोग उसे जल्द से जल्द वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन केल्विन अभी भी उसके सूट पर चिपका हुआ होता है। लेकिन कैट इस जीप को वापस से स्पेस स्टेशन के अंदर नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए वो अंदर नहीं आती है और अपने टीम के बाकी मेंबर्स की जान बचाने के लिए वह अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर देती है। अभी क्रू के 6 में से 2 मेंबर्स मारे जा चुके होते हैं और ह्यूज भी अपाहिज होता है और अब डेविड, मिरांडा और शो को ही आगे स्टेशन को संभालना होता है। और अब केल्विन सिर्फ थर्स्टर की मदद से ही स्पेस स्टेशन के अंदर जा सकता था। तो जैसे ही केल्विन थर्स्टर की मदद से अंदर आने की कोशिश करता है, शो उसे ऑन कर देता है, पर बार बार ऐसा करने से स्पेस स्टेशन अपने ऑर्बिट को छोड़कर धीरे धीरे पृथ्वी की ओर जाने लगता है और इनका फ्यूल भी लगभग खत्म होने की कगार पर होता है। अब उन्हें एक मुश्किल फैसला लेना होता है, या तो इस जीप को पृथ्वी से बाहर पहुंचा दे या फिर खुद को ऑर्बिट में फिर से सुटेबल करते हुए केल्विन को अंदर आने दे। तो ये लोग इस आफत को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकने के लिए उसे अंदर आने देते हैं, क्योंकि केल्विन भी ज़्यादा देर तक वैक्यूम में जिंदा नहीं रह सकता था। उसे जिंदा रहने के लिए एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये खुद को एक कंपार्टमेंट में सील पैक करके और बाकी के सभी कंपार्टमेंट को वैक्यूम में बदल देंगे, जिससे कुछ ही घंटों में
ऑक्सीजन न होने के कारण केल्विन खुद ही मारा जाएगा। और ये लोग प्लान के मुताबिक ऐसा ही करते हैं और एक कंपार्टमेंट में खुद को बंद कर लेते हैं और केल्विन के मरने का इंतजार करते हैं। पर इन्हें एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि आखिर केल्विन है कहाँ पर। ह्यूज कहता है कि हर कोई खुद को जिंदा रखना चाहता है, वो हमसे नफरत नहीं करता है, वो बस खुद को जिंदा रखना चाहता है, जिसके लिए उसे हमें मारना होगा। इतना कहते ही उसकी पल्स जाने लगती है। वो उसे जिंदा रखने के लिए उसे शॉक देते हैं। तभी मिरांडा को ह्यूज के पैर में से कुछ हलचल होती नजर आती है। वो देखती है कि उसके पैर पर केल्विन लिपटा हुआ है और वो उसके पैर को खा रहा होता है और इस समय वह काफी बड़ा हो चुका होता है। तो ये लोग बिना कुछ सोचे वहां से फौरन भागने लगते हैं। केल्विन भी उनका पीछा करने लगता है। शो उससे बचकर किसी तरीके से खुद को स्लीपिंग चैम्बर में बंद कर लेता है। तब केल्विन उस चैम्बर को खोलने की कोशिश करता है पर वह नाकाम रहता है। डेविड और मिरांडा भी किसी तरीके से उससे बचकर ह्यूज के पास वापस लौट आते हैं। ह्यूज अभी भी जिंदा होता है पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है और कुछ समय बाद वो भी उनका साथ छोड़ देता है। जब केल्विन ह्यूज का पैर खा रहा था तो उसने उसके पैर पर लगे हुए उस ऑन मार्क को भी खा लिया था, जिससे अब ये लोग मैप में आसानी से उसे ट्रैक कर पा रहे थे। तभी इनकी तरफ पृथ्वी से एक कैप्सूल आता हुआ नजर आता है, जिस पर डेविड कहता है फायरबॉल 3 शुरू हो चुका है, पृथ्वी से हमारी ओर मदद आई है। तब मिरांडा उन्हें बताती है कि हमें बचाने कोई नहीं आया है। फायरबॉल 1 था वो बॉक्स जिसमें केल्विन को रखा गया था। फायरबॉल 2 थी वो लैब और इन दोनों के नाकाम होने पर अंतिम फायरबॉल 3 था ये स्टेशन खुद। अब या तो हमें यहीं पर रहना होगा या तो फिर ये लोग हमें यहाँ से दूर भेज देंगे और ये फायरबॉल मैंने ही डिज़ाइन किए थे। अब या तो हम इस चीज़ से निपट कर बाहर जाएंगे या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो यह सोचकर कि पृथ्वी से हमारे लिए मदद आई है, वो कैप्सूल की ओर जाने लगता है और उसके पीछे पीछे केल्विन भी वहाँ पर आ जाता है। शू केल्विन को उसी कैप्सूल में भरकर उसे इजेक्ट करने की कोशिश करता है पर सब कुछ उल्टा हो जाता है और शू खुद उस कैप्सूल पर चले जाता है। केल्विन डेविड और मिरांडा की ओर जाने लगता है पर ये दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। इन्हें कोई भी उम्मीद, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है। ये चुपचाप खड़े होकर पृथ्वी की ओर देख रहे होते हैं और अपने बीते हुए पलों को याद कर रहे होते हैं। तभी डेविड को याद आता है कि इनके पास ऑक्सीजन कैंडल्स हैं और स्टेशन के बाकी हिस्से में ऑक्सीजन का लेवल बेहद कम है, जिससे ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण केल्विन जिंदा नहीं रह पाएगा और वो ऑक्सीजन कैंडल्स की ओर भागेगा। तो हम इसे चारे के रूप पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इस स्टेशन पर 2 लाइफ बोट हैं। तो प्लान ये है कि मैं केल्विन को ऑक्सीजन कैंडल की मदद से बोट ए पर ले जाऊंगा और उसे अपने साथ लेकर डीप स्पेस में चला जाऊंगा और तुम बोट बी की मदद से पृथ्वी की ओर वापस लौट जाना। मिरांडा इसके लिए मना कर देती है और वह कहती है कि हम लोग साथ आए थे और हम साथ ही पृथ्वी पर वापस जाएंगे। पर डेविड उसे समझाता है लाइफ बोट केवल एक इंसान को ले जाने के हिसाब से डिज़ाइन की गई थी, तो इसमें हम में से कोई एक ही जा सकता है और वो वैसे भी यहीं के लिए बना है और मुझे फिर से उन 8 अरब बेरहम लोगों के पास नहीं जाना है। डेविड के बार बार मनाने पर आखिरकार मिरांडा राजी हो जाती है। डेविड ऑक्सीजन कैंडल्स को चारा बनाकर केल्विन को उस लाइफ बोट ए तक ले आता है और अपने साथ केल्विन को उसमें बंद कर लेता है। मिरांडा डेविड के लाइफ बोट इजेक्ट करने का वेट कर रही होती है और जैसे ही डेविड अपनी बोट इजेक्ट करता है, मिरांडा भी अपनी लाइफ बोट पृथ्वी की ओर इजेक्ट कर देती है। डेविड अपने लाइफ बोट के ऑटो पायलट को मैनुअल करके डीप स्पेस की ओर निकल जाता है, पर स्पेस में मौजूद सैटेलाइट से टकराकर लाइफ बोट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो दूसरी तरफ डेविड से केल्विन उसकी लाइफ बोट का पूरा कंट्रोल छीन लेता है, पर आखिरकार बोटें किसी तरह से समंदर पर लैंड कर जाती है, जहाँ पर कुछ मछुआरे आकर देखते हैं कि यह आखिर क्या चीज़ है। तब हमें पता चलता है यह लाइफ बोट तो डेविड का होता है, जिसमें केल्विन भी होता है, और जो दूसरा लाइफ बोट था मिरांडा वाला, वो तो कहीं डीप स्पेस में चला गया होता है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह जीव आखिरकार कितना स्मार्ट हो सकता है और साथ ही खतरनाक।